साल 1914 है। यूरोप साम्राज्यों और महत्वाकांक्षाओं वाला महाद्वीप मुसीबत के किनारे पर है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता से भरे गठबंधनों के जटिल जाल ने बारूद का ढेर बना दिया है जो फटने को तैयार है। चिंगारी पड़ती है 28 जून को साराजेवो शहर में। गैब्रिलो प्रिंसिप, एक युवा सर्बियाई राष्ट्रवादी, ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या कर देता है। यह हत्या पूरे यूरोप में सदमे की लहर भेजती है। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के समर्थन से सर्बिया को अल्टीमेटम जारी करता है। इस कृत्य के लिए उसे दोषी ठहराता है। सर्बिया रूस द्वारा समर्थित हिचकिचाता है। नाजुक शांति टूट जाती है। 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर युद्ध की घोषणा करता है। एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगी। जर्मनी 2 मोर्चों पर युद्ध से डरते हुए श्लीफेन योजना लागू करता है, जो एक जोखिम भरी रणनीति है जिसमें फ्रांस को जल्दी से युद्ध से बाहर करने के बाद अपनी पूरी ताकत रूस के खिलाफ लगाई जाएगी। जर्मन सैनिक निष्पक्ष बेल्जियम से होकर गुजरते हैं। उनकी प्रगति भयंकर प्रतिरोध से धीमी हो जाती है। बेल्जियम पर आक्रमण ग्रेट ब्रिटेन को युद्ध में लाता है, अपनी संधि दायित्वों का सम्मान करते हुए। 4 अगस्त 1914 तक यूरोप की प्रमुख शक्तियां युद्ध में। एक तरफ सेंट्रल पावर्स हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। दूसरी तरफ एलाइड पावर्स ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अंततः इटली और जापान। यह एक ऐसा संघर्ष है जो दुनिया को फिर से आकार देगा, लाखों लोगों को मृत और साम्राज्यों को बिखरता हुआ छोड़ देगा। पहला विश्व युद्ध शुरू में एक तेज और निर्णायक संघर्ष के रूप में देखा गया, एक क्रूर युद्ध में बदल जाता है। पश्चिमी मोर्चे पर खाइयों की एक पंक्ति उत्तरी सागर से स्विट्जरलैंड तक फैली हुई है। लाखों सैनिक एक दूसरे के सामने एक उजाड़ नोमैंस लैंड में फंसे हुए हैं। मशीन गन फायर, तोपखाने के गोले और जहरीली गैस के हमलों से घिरे गतिरोध में फंसे हुए हैं। युद्ध की नई तकनीकें भयानक परिणामों के साथ उभरती हैं। मशीन गन हजारों सैनिकों को मार गिराती हैं। तोप खाने के गोले खाइयों पर बरसते हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देते हैं। जहरीली गैस, एक भयानक नया हथियार, अपने पीड़ितों का दम घोंटता है और अंधा कर देता है। एक लंबे समय तक आतंक छोड़ जाता है। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध उतना ही क्रूर है, विशाल दूरी और कठोर मौसम की स्थिति से चिह्नित है। रूस अपनी विशाल सेना के बावजूद खराब नेतृत्व और अपर्याप्त आपूर्ति से बाधित है। कई मोर्चों पर लड़ रहा ऑटोमन साम्राज्य अर्मेनियाई लोगों के खिलाफ अत्याचार करता है, जो युद्ध के इतिहास का एक काला अध्याय है। युद्ध साल दर साल जारी होता है, लाखों लोगों की जान लेता है। वर्दुन, सोम्मे और पास्चेंडेले जैसी लड़ाइयां अकल्पनीय नरसंहार और निरर्थकता का पर्याय बन जाती हैं। दुनिया डर के साथ देखती है क्योंकि एक पूरी पीढ़ी खाइयों में नष्ट हो जाती है। पहला विश्व युद्ध आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होता है। जर्मनी थका हुआ और हार गया युद्ध विराम के लिए सहमत होता है। दुनिया राहत की सांस लेती है, लेकिन जीत की कीमत चौंका देने वाली है। लाखों लोग मारे गए, साम्राज्य ढह गए और अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो गईं। शांति की शर्तों पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई पेरिस शांति सम्मेलन एक कड़वी निराशा साबित होती है। वर्साय की संधि सुलह को बढ़ावा देने के बजाय जर्मनी पर कठोर दंड लगाती है, जिसमें क्षेत्रीय नुकसान, निरस्त्रीकरण और युद्ध क्षतिपूर्ति शामिल है। आक्रोश के बीज बोए जाते हैं, जिससे भविष्य के संघर्ष के लिए उपजाऊ जमीन तैयार होती है। युद्ध का अंत राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के दौर की शुरुआत करता है। 1917 की रशियाई क्रांति पहले ही बोल्शेविकों को सत्ता में ला चुकी है, जिससे कम्युनिस्ट विचारधारा का एक नया युग शुरू हुआ है। ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य का पतन होता है, जिससे यूरोप और मिडिल ईस्ट में नए राष्ट्रों का निर्माण होता है। जर्मनी में अपमान और आर्थिक कठिनाई वर्साय की संधि के प्रति आक्रोश को बढ़ावा देती है। राष्ट्रवाद और क्रोध से प्रेरित चरमपंथी विचारधाराएं मोहभंग हुई आबादी के बीच उपजाऊ जमीन पाती है। एक आदमी, एडोल्फ हिटलर नाम का एक करिश्माई नेता, इस असंतोष का फायदा उठाकर सत्ता हासिल करेगा और दुनिया को एक और भी विनाशकारी युद्ध में ले जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में एडोल्फ हिटलर एक सम्मानित लेकिन मोहभंग सैनिक नवोदित नाजी पार्टी में शामिल हो जाता है। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से उठता है,
उसकी उग्र बयानबाजी और राष्ट्रीय पुनरुत्थान के वादे स्थिरता और महानता में वापसी के लिए तरस रही आबादी के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। महान मंदी की आर्थिक अराजकता का फायदा उठाते हुए नाजियों को लोकप्रिय समर्थन प्राप्त होता है। हिटलर का प्रचार तंत्र नफरत का संदेश फैलाता है। जर्मनी के संकटों के लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और अन्य अवांछित लोगों को दोषी ठहराता है। इन समूहों के खिलाफ हिंसा आम हो जाती है, आने वाली भयावहता का पूर्वाभास देती है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है। वह तेजी से सत्ता को मजबूत करता है, लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करता है और एक अधिनायकवादी राज्य की स्थापना करता है। नाजी पार्टी नस्लीय श्रेष्ठता और क्षेत्रीय विस्तार की अपनी विचारधारा के साथ जर्मनी में जीवन और मृत्यु का एकमात्र मध्यस्थ बन जाती है। हिटलर अपने विकृत विश्व दृष्टि से प्रेरित विस्तार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वह वर्साई की संधि की अवहेलना करते हुए जर्मन सेना का पुनर्निर्माण करता है। 1938 में वह ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है। नाजी शासन के तहत सभी जर्मन भाषी लोगों के एकीकरण की घोषणा करता है। अपनी सफलता से उत्साहित होकर हिटलर ने अपना ध्यान चेकोस्लोवाकिया की ओर लगाया, सुडेटेनलैंड के सत्र की मांग की, जो मुख्य रूप से जर्मन आबादी वाला क्षेत्र है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ज्यादा रोमांचक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।